आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया वो? हाँ, पहले शेप चेंज का देख लेते हैं ना एक बार, कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने कराटे वाला देखा ही होगा, इसमें स्लैब का शेप जो होता है वो सीधा होता है, फिर जब ये मारता है तो क्या होता है, ये टूट जाता है, तो टूट जाता है तो उसका साइज चेंज हो गया ना, पहले ये इतना बड़ा था, फिर ये टूट के कुछ इतना सा पार्ट रह गया, है ना, तो इट कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर जब हमारी मम्मी रोटी बनाती है तो आपने देखा होगा पहले वो ऐसे वो करती हैं, पहले वो आटे का वो बनाती हैं, है ना, एक गूदा टाइप का बनाती हैं, और फिर उसके ऊपर ये जो होता है बेलन वो चलाती हैं, है ना, तो बेलन चलाने से वो क्या कर रही हैं, इसको राउंड बना रही हैं। तो राउंड क्यों बना रही हैं, क्योंकि उनको शेप लाना है रोटी का, है ना, सर्कल का शेप लाना है, राइट। तो ये जो बेलन से आप क्या कर रहे हो, बेलन से आप बेसिकली फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, है ना, तभी तो ये ऐसे पतला सा हो जाता है और फिर गोल सा हो जाता है ना, समझ में आ रही बात। तो इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, करेक्ट। और ऐसे ही शेप चेंज का और मैं एग्जांपल बताऊं तो आपके पास वो बॉल होगा, ये स्ट्रेस बॉल्स भी होते हैं, वैसे इनको स्ट्रेस बॉल्स बोलते हैं, या फिर आप टेनिस बॉल भी ले लो, टेनिस बॉल को ऐसे फोर्स लगाओ तो वो स्पॉन्ज बॉल होता है ना, स्पॉन्ज बॉल ऐसे आपने देखा होगा बहुत बार, बचपन में तो हम लोग खेलते थे, ऐसे होता है, उसके ऊपर ऐसे बना रहता है, ऐसे करके बना रहता है ना, उसको आप दबाओ तो वो दब जाता है, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तभी तो दबता है, तो उसका शेप चेंज हो जाता है ना, तो इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, ठीक है। तो इतनी चीजें बिना फोर्स के नहीं हो सकती, है ना, नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर आपको शेप चेंज करना है तो भी फोर्स लगेगा, डायरेक्शन चेंज करना है तो भी फोर्स लगेगा, स्पीड चेंज करना है तो भी फोर्स लगेगा, समझ में आती है बात, ठीक है। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन, एक बार हम इसके ऊपर गो थ्रू कर लेते हैं। अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, है ना। तो पहले बॉडी रुकी हुई थी तो उसकी स्पीड 0 थी, फिर आपने उसको चला दिया तो उसकी स्पीड कुछ आ गई, है ना, तो हमने क्या किया, इसमें स्टेट को चेंज कर दिया। ऐसे ही बॉल सीधे जा रही थी, आपने बैट से मारा तो बॉल इधर चली गई, तो आपने इसका क्या चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया। तो डायरेक्शन चेंज को भी हम स्टेट ऑफ चेंज बोलते हैं, मतलब मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज बोलते हैं, है ना। अच्छा, एक बात और, मान लो आपने लेट्स से आपकी जो स्कूटी थी वो चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना, फिर आपने उसको एक्सेलरेट किया और ये चलने लगी लेट्स से फिर 50 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्पीड का चेंज हुआ तो भी स्टेट चेंज हो गया, है ना। तो जो भी आपका प्रेजेंट स्टेट है उससे अगर आप कुछ भी अलग करते हो तो दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ, मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। पहले आपकी स्कूटी चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड पे, फिर आपने उसको एक्सेलरेट किया तो वो चलने लगी 50 मीटर पर सेकेंड पे, है ना। तो इसमें क्या चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुआ, तो ये जो स्पीड का चेंज है दैट इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। बात समझ में आया। अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ये बात ध्यान रखना, इसमें लगा है मे मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर्स लगने से स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके घर पे अलमीरा रखा होगा, है ना, आप उसको फोर्स लगा के उसको मूव करने की कोशिश करना, तो इनिशियली वो मूव नहीं होगा, फोर्स तो आप लगा रहे हो बट वो मूव नहीं कर रहा, उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर्स लगने से स्टेट चेंज हो जाए, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखना, फोर्स लगने से स्टेट चेंज हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो ही, ठीक। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये बताते हैं स्टेट क्या है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो स्टेट चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी स्टेट चेंज हो रहा है, समझ में आ गई बात। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट स्टेट ऑफ मोशन। तो ये जो रेस्ट स्टेट है और जो मोशन वाला स्टेट है ये दोनों ही क्या है, स्टेट्स ऑफ मोशन है, समझ में आ गई बात, क्लियर है क्या। आगे बढ़ सकते हैं, चलो देखो, डज इट मीन दैट एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अभी मैंने बताया ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फोर्स लगाओ और ऑब्जेक्ट मूव करने लगे। जैसे आप अलमीरा को पुश करने की कोशिश करो तो शुरुआत में तो वो नहीं चेंज होता है, बट आप फोर्स तो लगा रहे हो। ऐसे ही मान लो ये इतना भारी व्हील रखा है इधर, है ना, ये भारी सा स्टोन रखा है,
तो ये बेचारा लगा रहा है फोर्स, बट ये मूव कर ही नहीं रहा है ना। तो फोर्स तो ये लगा रहा है इधर, बट ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत भारी है, ये मूव नहीं कर पा रहा है ना। तो इसीलिए इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स लगाने से स्टेट का चेंज हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो समराइज करते हैं थोड़ा, क्या बोला हमने अभी तक कि फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जैसे बॉल थी, बॉल रेस्ट पे थी, हमने फोर्स लगाया, वो मूव करने लगी, तो इट कैन जो भी फोर्स लग रहा है वो रेस्ट से बॉडी को मोशन में ला सकता है। एक काम तो हमने ये सीखा है ना। फिर इसका उल्टा भी ट्रू है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है। इट में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्पीड भी चेंज कर सकता है ना। स्पीड कैसे चेंज करेगा? जैसे आप मान लो फुटबॉल पे जब आप मारते हो है ना, तो पहले तो उसकी स्पीड 0 होती है, फिर आप फोर्स लगाते हो तो स्पीड बढ़ जाती है ना, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो इट कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या मूव करते टाइम भी स्पीड चेंज होना जरूरी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक क्या कर रहे हो, आप एक बॉक्स को धक्का दे रहे हो और वो मूव कर रहा है किसी स्पीड से। मान लो आपके साथ एक और कोई आ गया और उसने भी फोर्स लगाना चालू कर दिया, तो अब ये ज्यादा स्पीड से आगे जाएगा ना। तो फोर्स में ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल इट इज मूविंग। मतलब ऑलरेडी बॉडी चल रही है कुछ v1 स्पीड से, मान लो बॉडी चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। अब आपने इसके ऊपर फोर्स और ज्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेट्स से 2 से ये बढ़कर हो जाए 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इट में ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल इट इज मूविंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, ठीक है। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकता है ये, ठीक है। इट में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ये शेप चेंज भी कर सकता है। ये क्या कर सकता है? शेप को भी चेंज कर सकता है। बात समझ में आई, है ना। तो ये शेप को भी चेंज कर सकता है, ये हमने सीखा। और क्या सीखा हमने? इट में कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स। ये सारे कर सकता है, कुछ कर सकता है, आप मतलब ये सारे इफेक्ट्स ये कर सकता है, ठीक है। नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो बिना फोर्स के इनमें से कोई भी चीज नॉर्मल नहीं हो सकती, ठीक है। क्लियर है बातें? अब आ जाते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के ऊपर। किसके ऊपर? कॉन्टैक्ट फोर्सेस के ऊपर। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस वैसे फोर्सेस होते हैं जो तब एक्ट करते हैं जब आप उनको छुओ, कॉन्टैक्ट करो। कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है? छूना, है ना। तो जैसे ये फोर्स लगा रहा है, ये जो बंदा, ये जो भी मैन है, ये इसके ऊपर जो ये फोर्स लगा रहा है, ये इसको टच कर रहा है ना, लगाने के लिए फोर्स। क्या इसको ये टच नहीं करेगा तभी भी ये फोर्स लगा सकता है? नहीं, अभी इस केस में तो नहीं लगा सकता, है ना। तो इसको टच करना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। तो ऐसे फोर्सेस होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब वैसे फोर्सेस जो तब लगते हैं जब हम किसी चीज को छूते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, है ना। जैसे इसमें सबसे पहला आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब जो हमारी मसल्स का फोर्स होता है। जब भी हम कोई गेट खोलते हैं, कभी किसी बॉडी को धक्का देते हैं, किसी कार को धक्का देते हैं, तो हमारे मसल्स फोर्स लगा रहे होते हैं, है ना। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। और जो मस्कुलर फोर्स है वो क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है? क्योंकि ये तब आता है जब हम किसी बॉडी को छूते हैं। बात समझ आई? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। बात समझ आई? इट इज अ मस्कुलर फोर्स दैट enables us to perform all activities involving movement और bending of our body। तो कुछ भी हम चलते हैं, हम मूव करते हैं, हम हाथ हिलाते हैं, हम खाते हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं, हम एक्सक्रीट करते हैं, इन सब प्रोसेसेस में मसल्स काम कर रही होती हैं। डाइजेशन कैसे होता है? हमारा पेट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, फिर कुछ गैस्ट्रिक एसिड्स भी जनरेट करता है जिससे फूड ब्रेक डाउन होता है ना। बट जो हमारे पेट की मसल्स हैं ये भी अंदर बाहर होती हैं, है ना। हम सांस लेते हैं तो मसल बाहर जाती हैं, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है ना। तो इन सब से भी क्या हो रहा होता है? डाइजेशन। और मतलब ये सारी मसल्स हमारी काम कर रही होती हैं डाइजेस्ट करने में, एक्सक्रीट करने में हमको हेल्प करती हैं, है ना। और एनिमल्स भी अपनी मसल्स यूज करते हैं, आपने देखा ही होगा, है ना। कभी किसी एनिमल ने आपके ऊपर अटैक किया हो, है ना, तो वो अपने पंजों से आपको मारता है ना। तो क्या यूज कर रहा है? अपनी मसल्स यूज कर रहा है ना। इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तब आता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं, है ना। ये तब आता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बात समझ में आई?
अगला जो फोर्स है, अगला जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, है ना। आप एक काम करो, अभी आप क्या करो, अपने हाथ को ऐसे रब करना स्टार्ट करो, तो आपको दिखेगा कि आपके हाथ गर्म हो गए, और छू के देखो तो गर्म लगेगा। क्यों लगेगा? दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन जनरेट्स हीट। अब ये फ्रिक्शन कैसे आता है मैं आपको समझाता हूं। जब आप कभी चल रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, तो आप किसी चीज रोड पे चल क्यों पाते हो, नॉर्मल फ्लोर पे आप चल क्यों पाते हो? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो दुनिया में तो दुनिया काम कर ही नहीं सकती, है ना। आप चल नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते अगर फ्रिक्शन ना हो। आपको चलने के लिए जो चीज़ पॉसिबल है दैट इज फ्रिक्शन। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे केले का छिलका पड़ा रहता है, और कोई इंसान उसके ऊपर ऐसे अगर पैर रख दे तो वो फिसल के गिर जाता है, क्योंकि केला इज़ वेरी स्मूथ, तो उसका फ्रिक्शन लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो फ्रिक्शन होता नहीं, इसीलिए आप खड़े नहीं रह पाते, उसके आप स्लिप कर जाते हो, है ना। तो फ्रिक्शन बहुत ही ज़रूरी है किसके लिए? अगर आपको किसी सरफेस पे चलना है। अब फ्रिक्शन आता क्यों है, ये फोर्स होता है क्यों आता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दुनिया में जितनी भी सरफेसेस हैं, दोज ऑल आर रफ सरफेसेस, कोई भी परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं है। तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जैसे ये रोड है ना, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस रोड को देखूं तो ये कुछ ऐसी है, ऐसे इसमें इरेगुलरिटीज हैं, ये स्मूथ नहीं है, जो आपको सीधे दिख रहा है ये सीधे है नहीं, ये ऐसे कुछ है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, मान लो हम ही हैं, तो हमारे भी जो ये हाथ है, पैर हैं, उनमें भी इरेगुलरिटीज है, चप्पल है उसमें भी इरेगुलरिटीज है ना। तो ये ऐसे इसमें इंटरलॉक हो जाता है। तो आप समझो कि मान लो मेरे को इस ब्लॉक को मूव करना है, तो ये जो इंटरलॉकिंग है ये इसको रोकेगा, है ना। ये जब ऐसे मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये तो इसमें एकदम फिक्स है, ये तो उसको रोकने की कोशिश करेगा ना। तो इसीलिए हमको एक बैकवर्ड फोर्स फील होता है, हमको एक बैकवर्ड फोर्स फील होता है, जिसकी वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पाते। जैसे मैंने बोला था ना कि आप पहले कबर्ड रखा है, कबर्ड को आप ऐसे फोर्स लगा के मूव करने की कोशिश करो, वो मूव क्यों नहीं करता? क्योंकि ये ऐसे इंटरलॉकिंग प्रेजेंट है नीचे। जिस भी सरफेस पे ये कबर्ड रखा हुआ है नीचे, ये वाली जो सरफेस है, इस पे ऐसी इंटरलॉकिंग हो रही है। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है इसको ब्रेक करने के लिए, इसीलिए आप मूव नहीं कर पाते हो। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओ तो ये जो इंटरलॉकिंग है वो ब्रेक हो जाती है, और फिर आप मूव करने लगते हो उसको, ठीक है। तो फ्रिक्शन बेसिकली आप सिंपल समझो क्यों आता है। फ्रिक्शन इसलिए आता है बिकॉज देयर इज इरेगुलरिटीज इन सरफेसेस, इरेगुलर सरफेसेस होती हैं, इस वजह से फ्रिक्शन आता है। हम व्हाई आर वी एबल टू वॉक? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। होता क्या है, जब भी हम चलते हैं तो वी ट्राई टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स, हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं और ग्राउंड हमको आगे पुश करता है, इसीलिए हम आगे चल पाते हैं, है ना, इसीलिए हम आगे चल पाते हैं। आप कभी जब आप चलते हो ना, तब आप देखा करो आप कर क्या रहे हो, आपका एक पैर पीछे जाता है तब दूसरा पैर आगे जाता है। तो जो पैर पीछे जा रहा होता है वो क्या कर रहा होता है? ग्राउंड को पीछे पुश कर रहा होता है। तो ग्राउंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से आपको आगे पुश करता है, और ये जो फोर्स होता है दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आई बात, है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से आप चलते हो, ऐसे ही, है ना, ऐसे ही आप दौड़ भी सकते हो, है ना। ऐसे ही जो बॉल होती है, बॉल भी आगे मूव क्यों कर पाती है? मतलब बॉल मान लो मैंने ऐसे छोड़ दी, मान लो मैंने नॉर्मल बॉल को चला के छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? ये बॉल रुक जाएगी ना। क्यों रुकेगी? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, इसको फ्रिक्शन स्टॉप कर रहा है ना। ज़्यादा डिटेल में हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रॉपर चैप्टर होता है जो बहुत अपने में बहुत बड़ा चैप्टर है ना, जिसको हम 11th क्लास में बहुत ही अच्छे से डील करेंगे। बट अभी के लिए आप समझो कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉल को रोकने के लिए, बॉल को रेस्ट पे लाने के लिए, है ना। ऐसे ही जो बोट होती है, बोट क्यों रुक जाती है जब शोर पे आती है? क्योंकि जो बोट है वो पानी का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बोट को रोकता है ना। जब आप रो नहीं करोगे तो बोट नहीं चलेगी आगे, है ना, अनटिल एंड अनलेस उसमें करंट नहीं है। करंट मतलब जो वाटर करंट है वो नहीं है ना। आप रो करना छोड़ दो तो रुक जाती है ना बोट। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है पीछे, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो जैसे ये बॉडी आगे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे लगेगा। फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग बोथ ऑफ दीज सरफेसेस टुगेदर। ये आगे जा रहा है ना, तो ये चाहेगा ये आगे ना जाए, ये चाहेगा कि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस साथ में रहें, है ना। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि मान लो ये ब्लॉक है
है ना, ये आगे चल रहा है ना। तो अगर ये स्लाइड कर रहा है, मान लो मेरे पास ब्लॉक है ना, मान लो आप कबर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कबर्ड है, राइट। आप कबर्ड को पुश करना स्टार्ट करते हो और ये कबर्ड इधर मूव करने लगता है ना। तो कबर्ड के ऊपर एक पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो इसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अगर ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है ना, ये अगर ग्राउंड के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगता है, दैट इज अपोजिट टू दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि इसका मोशन तो आगे की तरफ है, तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर है।